Hello students, welcome to FUK Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 9 of economics, that is money. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? अब बार्टर सिस्टम रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, तो कैसा सिस्टम होता है बार्टर सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करती हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे मनी नहीं है ना, मनी प्रेजेंट नहीं है, आप हैं, आपको कोई दूसरे से बिजनेस करना है, ट्रेड करना है और आप दोनों के पास मनी नहीं है, यहाँ पे कोई इस ट्रेड में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। यानी कि आप उसको एक गुड देंगे और वो आपको उस गुड के बदले में एक इक्वल वर्थ के एक दूसरे गुड देगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। इन अदर वर्ड द एक्सचेंज ऑफ वन गुड और सर्विस फ्रॉम अ पार्टी इन रिटर्न फॉर अ गुड और सर्विस बाय अनदर पार्टी, है ना। तो यहाँ पे एक गुड या सर्विस एक पार्टी देती है और उसके रिटर्न में दूसरा गुड या सर्विस दूसरी पार्टी दे देती है। दिस एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज C2C ट्रांजेक्शन। यानी इस एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? C2C, जहां पे C का मतलब होता है कमोडिटी, यानी कमोडिटी फॉर कमोडिटी ट्रांजेक्शन, यानी एक कमोडिटी दी दूसरी कमोडिटी ले ली। एग्जांपल देखते हैं। अ फार्मर गिव्स ऑयल टू अ वीवर इन द एक्सचेंज फॉर क्लॉथ, है ना। एक फार्मर है, उसने ऑयल दिया किसको? वीवर को। किस चीज के लिए? क्लॉथ के लिए। Here both the weaver and farmer exchange good with each other without involving money or any monetary medium। तो एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है, फार्मर ने ऑयल दिया और उसने बदले में क्या ले लिया? क्लॉथ ले लिया। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई मॉनेटरी मीडियम नहीं था या फिर कोई मनी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? क्या होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज अ सिचुएशन वेयर बोथ पार्टीज होल्ड एन आइटम नीडेड बाय द अदर टू फुलफिल देयर डिमांड। यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे दोनों पार्टी जो ट्रेड कर रहे हैं उन दोनों को वही सामान चाहिए जो एक दूसरे के पास है, जिससे कि वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर सके। एग्जांपल देखते हैं। इफ अ पर्सन हैज व्हीट एंड ही वांट्स टू एक्सचेंज इट फॉर राइस। ठीक है, एक पर्सन है, उसके पास क्या है? व्हीट है और उसको उसके बदले में क्या चाहिए? राइस चाहिए। और उसको दूसरा वो व्यक्ति मिल जाता है जिसके पास राइस है और उसको भी क्या चाहिए? उसको भी एक्सचेंज में व्हीट चाहिए, है ना, विच इज वेरी हार्ड एंड रेयर टू फाइंड। ठीक है, तो दो लोग थे, एक के पास व्हीट है और उसने उसको उसके बदले में राइस चाहिए और उसको वो दूसरा व्यक्ति मिल जाता है जिसके पास राइस है और उसको वो एक्सचेंज करने को तैयार है व्हीट के लिए। देन दे कैन एक्सचेंज देयर गुड्स विद द एग्रीमेंट ऑफ बोथ पार्टीज। तब वो जाके वो गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं दोनों एग्रीमेंट के साथ। दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज इज टर्म्स एट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। ऐसी टाइप के एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। और याद रखें कि जो बार्टर एक्सचेंज है वो बिना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के नहीं हो सकते। यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट दोनों पार्टीज के बीच में होना बहुत जरूरी है। Why is lack of double coincidence of want a drawback on barter system? ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, हमने उसका मतलब समझा। अब यहाँ पे बोला कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जब नहीं हो, है ना, तो ये बार्टर सिस्टम में एक इशू क्यों बनता है? अब बार्टर सिस्टम इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। तो ये बहुत बेसिक है कि बार्टर सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होगा। दैट इज व्हेन बोथ पार्टीज आर रेडी to exchange each other's goods. For example, A can exchange good with B only if A has goods needed by B, है ना। यानी कि A B से तभी goods exchange करेगा जब A के पास वो गुड्स हैं जो B को चाहिए, एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है कि B के पास भी वो गुड्स हो जो A को चाहिए। तो अब देखें ऐसी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो काफी ज्यादा रेयर होती है, मतलब काफी मुश्किल होता है ऐसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को ढूंढना। इसलिए ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन जाता है बार्टर सिस्टम में। तो वहीं पे फिर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मनी। तो मनी जो है आप देखें फिर बार्टर सिस्टम की जो सारी ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस उनको सॉल्व करता है। अगर हम मनी की डेफिनेशन देखें, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मोड फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ लोन एंड डेट्स सच एज टैक्सेस एटसेट्रा इन अ पर्टिकुलर नेशन और कंट्री। ठीक है, तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग जो यूजुअली एक्सेप्ट किया जाता है हर जगह एज अ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उससे आप अपने रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड डेट्स भी कर सकते हैं जैसे कि टैक्सेस एटसेट्रा, है ना। और यूजुअली ये नेशन टू नेशन अलग अलग करेंसीज मोड ऑफ करेंसी में चलता है। द टर्म मनी कवर्स एवरीथिंग लाइक करेंसी नोट्स, कॉइन्स, चेक्स एटसेट्रा, है ना। तो काफी सारे हमारे मोड ऑफ पेमेंट होते हैं, हम करेंसी के थ्रू करते हैं पे, कॉइन्स के थ्रू करते हैं, चेक्स के थ्रू करते हैं, सभी की सभी चीजें जो है मनी के अंडर में आती हैं। To carry out all the economic transaction and settle claims. As a currency, money circulate from country to country and person to facilitate trade. Different stages of money are commodity money, metallic money, paper money,
क्रेडिट मनी एंड प्लास्टिक मनी है। तो आप देखें मनी जो है वो पूरे कंट्री टू कंट्री जो है सर्कुलेट करता है पर्सन टू पर्सन, और मनी के काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, जिसको आप करेंसी बोल सकते हैं, जो आपका नोट्स वगैरह होता है, प्लास्टिक मनी, जो आपके कार्ड्स वगैरह होते हैं, एटीएम कार्ड्स वगैरह है। तो मनी के काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, आप कैसे मनी सप्लाई को डिफाइन करेंगे? तो काफी सिंपल मीनिंग है मनी सप्लाई का, द टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज मनी सप्लाई। क्या होता है मनी सप्लाई? टोटल मनी एक कंट्री की पब्लिक के द्वारा जो हेल्ड किया गया है, वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम बोलते हैं क्या? मनी सप्लाई। Is consist of both cash and deposits that can be easily used as cash। ना यूजुअली कैश और सारे के सारे डिपॉजिट्स को कंसिस्ट किया जाता है, एंड मनी सप्लाई को एक 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, M1, M2, M3 और M4। जहां पे यहाँ पे M1 जो है सबसे ज्यादा आपका लिक्विड रहता है और M4 आपका लीस्ट लिक्विड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलैबोरेट द फंक्शंस ऑफ मनी। जो मनी सप्लाई है उसके फंक्शंस को हमें एलैबोरेट करना है। सबसे पहला फंक्शन, मनी सप्लाई इंक्लूड द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन एन इकोनॉमी ओनली। मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो मनी आता है जो उसके पब्लिक ने हेल्ड किया है उस इकोनॉमी के। हेयर पब्लिक मींस दैट सेक्टर ऑफ द कंट्री व्हिच इज मनी यूजिंग। पब्लिक कहाँ मतलब क्या होता है? वो सेक्टर जो मनी यूजिंग हो, जो मनी का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, है ना। सिर्फ और सिर्फ फर्म्स और इंडिविजुअल्स पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सेक्टर्स नहीं आते जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स होते हैं, जो पैसे को क्रिएट करते हैं, जैसे कि बैंक्स, राइट। मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं आते। एज अमाउंट ऑफ मनी और कैश हेल्ड बाय देम डज नॉट मीन द एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द कंट्री। द मनी सप्लाइंग क्रिएटिंग सेक्टर ऑफ अ कंट्री इंक्लूड बैंकिंग सिस्टम एंड गवर्नमेंट, है। तो यूजुअली बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट को हम मनी क्रिएटिंग सेक्टर बोलते हैं, और इनको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी इनके पास जो कैश सप्लाईज होते हैं या ये जो भी पैसा प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड फंक्शन क्या है? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ओके, तो मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। एज यू ऑल नो कि मनी सप्लाई को हम एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। इट मींस दैट द मनी सप्लाई इज कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। मनी सप्लाई जो है वो कंसर्न रहता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन ब्रीफ। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई जो है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। Till 1967 to 68, only the narrow measure of money supply was used by the Reserve Bank of India. However, since 1977, 4 measures of money supply have evolved in the economy. यानी कि 1967 to 68 ईयर में सिर्फ एक नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रिजर्व बैंक ने बाद में से चेंज करके 4 अलग अलग मेजर्स में डिवाइड कर दिया, जो कि आपका है M1, M2, M3 और M4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कितने क्या फंक्शंस को डिवाइड किया गया है। तो फंक्शन ऑफ मनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। तो 2 कैटेगरी में फंक्शंस को डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। The primary functions are the main or basic functions of money, whereas the secondary function are the subsidiary or derivative functions of money। यानी प्राइमरी फंक्शंस वो होते हैं फंक्शंस जिनके लिए मनी को बनाया गया था, या जो उसका मेन सोल पर्पस होता है, जो उसे फुलफिल करना, उसको हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी फंक्शन। और सेकेंडरी फंक्शंस यानी वो फंक्शंस जो फंक्शंस इंटेंडेड नहीं थे, लेकिन फिर भी मनी उसको फुलफिल कर देता है ना। तो इसलिए हम उसको क्या एक सब्सिडरी या फिर डेरिवेटिव फंक्शन बोलते हैं। ओके, सो आई होप आपके क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो डाउनलोड द फ्यूके एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।